एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की कवायद। 11 पार्टियों ने मिलकर एक मोर्चा का गठन किया है, जिसे शरद यादव कह रहे हैं कि वो फर्स्ट मोर्चा है, लोग इसे तीसरा मोर्चा भी कह रहे हैं। दादा से हम पूछ रहे थे कि इस जो मोर्चा है इसके नेता कौन है, इसकी नीति क्या है और क्या नीयत है। पीछे भी इस तरह के मोर्चा बनाए कि कभी भी देश में बिना कांग्रेस बिना बीजेपी कोई मोर्चा यहाँ पे चल नहीं पाए। ललित मोहन सिंह है, कांग्रेस के नेता है। ललित मोहन सिंह जी, इस तीसरे मोर्चे की आवश्यकता, जरूरत देश को कितनी है? क्या ये मोर्चा देश के लिए वाकई जैसे कहते हैं कुछ बेहतर करने की तरफ एक कदम है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न उठता है तीसरे मोर्चे का, तो मैं दादा बहुत आदरणीय हैं, मैं इनकी बड़ी सम्मान करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज़ इस देश में बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ इतने स्वार्थ से लोग लिप्त हैं कि किसी के लिए देश महत्व ही नहीं रखता है, सबके लिए अपना अपना प्रदेश महत्व रख रहा है। ये जो तीसरा मोर्चा है, आप इस सारी प्रक्रिया में आप देखिए, ये कुनबा जुड़ा है 11 दलों का, 2 दल एब्सेंट है। तो पहले ही दादा ने कहा कि 9-2-11 वाली बात आती है, तो 9-2-11 हो गया। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ता हूँ, इसमें इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षा के लोग जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेके लोग जुड़े हुए हैं कि उनके ऊपर एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूं। चले थे हम दोस्तों का कारवां लेके, कुछ जुदा हुए, कुछ खुदा हो गए, और जो बाकी बचे वो बेखुदा हो गए। तो ये ऐसा कुनबा है जिसका कोई महत्व नहीं है। चलिए पुष्पेंद्र, देखिए, जो मैं समझता हूं कि थर्ड फ्रंट जो है इस देश में पहले भी 3 बार बन चुका है और चौथी बार फिर बना है। कोई थर्ड फ्रंट कहता है, कोई फेडरल फ्रंट कहता है, कोई सेकुलर फ्रंट कहता है, कोई एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट कहता है। मुझे ये फ्रंट बनाने वालों का ये समझ में नहीं आया कि ये फ्रंट है क्या। क्या ये कांग्रेस का दूसरा फ्रंट है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पहला फ्रंट है उसे मैं आप पार्टी मानता हूं, और फौरी तौर पे जब भी चुनाव का मौसम आता है तो ये राजनीतिक स्वार्थों, निजी महत्वाकांक्षाओं और मौकापरस्त लोगों का एक वक्ती और तात्कालिक जमावड़ा होता है ये। और हर एक को हर बार ये खड़ा होकर कहते हैं कि कभी बीजेपी को रोकना है, पिछली बार ये अडवाणी को रोक रहे थे, अब ये नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की ट्रेन में बैठ के लंबा सफर कर चुके हैं। अब चुनाव के मौके पे धर्मनिरपेक्षता बनाओ फिरका परस्ती ये दुकान चलाएंगे, और अब इस दुकान के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जैसे जेडीएस है, जेडीएस ने जिस तरह सरकार बनाई थी, जो समर्थन दिया था, जो ताल्लुकात हुए थे असेंबली के अंदर, वो किसके साथ हुए थे? तब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे क्या? नाम के आगे आपने जेडीएस लिख लिया और काम सेकुलर है, तो सेकुलर नहीं थे। आपने सरकार किसके साथ बनाई थी? पूरे देश ने देखा। जया ललिता किसके साथ थी? सबको पता है। जेडीयू किसके साथ थी? सबको पता है। मैं समझता हूं कि ये जो लेफ्ट पार्टियां हैं, इन सबका एक इनको नजला है बेसिकली, कि हमको वो बात कहनी है जो इस देश में दिखाई दे रही हो, उसको हमें मानना नहीं है। और लगातार हमको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और अब सारी चीजों का एक लब्बुलुआब ये हो गया है कि अगर आरएसएस को गाली देनी हो, बीजेपी को देनी हो, फिरका परस्ती को देनी हो, तो मोदी को कह दो सबसे आगे। तो मोदी के नाम पे ये दुकान जो इन्होंने शुरू की है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है फौरी तौर पे। माजी इनका जो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, और जो अब आने वाला है। इसीलिए जो हमारे दादा ने जो बात कही है कि ये पहली बार हुआ है कि साहब ये जो फ्रंट बना है ये चुनाव के बाद अपनी घोषणा करेगा, ये भी जानते हैं कि अगर गलती से इस फ्रंट के बनने के पहले ही और बनने के बाद और चुनाव से पूर्व अगर ये कह दिया कि इसे मुलायम सिंह लीड करेंगे, तो नीतीश चले जाएंगे, तो पता चला कि 5 लोग उसमें से कूद के आत्महत्या कर लेंगे। तो ये जो लेफ्ट पार्टी वाले जो हर बार ये चाय पार्टी करके इन्हें बुला लेते हैं, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको कोई ये पूछ ही नहीं रहा है कि आप किस फ्रंट में जा रहे हैं। अभी कुछ 15 दिन पहले तक एक बहुत बड़े महान दलित लीडर हैं बिहार के, वो पानी पी पी के मोदी को गाली दे रहे थे, और पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं कि किसी तरह से ले लो हमको, हमारी लाज बचा लो। तो ये धर्मनिरपेक्षता बनाम फिरका परस्तों की जो लड़ाई है, ये मौका परस्तों की लड़ाई है। उसी में थर्ड फ्रंट बनता है, उसी में कभी सेकुलर फ्रंट बनता है, कभी एंटी बनता है, कभी प्रो बनता है। ये फौरी तौर पे सिर्फ वो बरसाती मेढक हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बड़ी लड़ाई में
एक बड़े राष्ट्रीय दल का फ्रंट बन के उभरते हैं कि उनके मकसद से उनके को आसान करा जाए और किसी तरह से मोदी की ताकत को कम किया जाए। इससे ज्यादा इस थर्ड फ्रंट का कोई काम नहीं है। क्या लोग यकीन करेंगे एक बार फिर से जो भी उनका नाम दे दिया जाए, लेकिन अगर आप देखें कॉम्बिनेशन वही है। देखिए बात, सवाल है कि क्या लोग यकीन करेंगे? मुझे ये लगता है क्यों यकीन करेंगे? देखिए आपको एक बात बहुत ध्यान से इसमें देखने वाली है। जिन्होंने ये थर्ड फ्रंट का प्रयास शुरू किया, मैं अगर उनको ये कहूं कि इस थर्ड फ्रंट के जो संयोजक हैं श्रीमान प्रकाश कारत जी, उनकी जो ये अनाउंसमेंट के समय भाषा थी, अगर आप उसको नोट करें, नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आने से रोकना है और हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। अगर एजेंडा ही एक व्यक्ति विशेष है तो आप समझ सकते हैं कि इनका लक्ष्य क्या है। दूसरी बात, सोच कितनी बड़ी है। मैं वही कहना चाह रहा हूं। जी दादा, ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति पे आप कहीं ना सियासत करें तो आपकी मुझे नीति लगता है कि इस देश 11 दल मिलकर एक आदमी को रोकने में लगे। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस देश की राजनीति में नेता, जैसे मैं दादा की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप आज की जो स्थिति है उसमें जो देश की स्थिति है उसको लेकर कोई एजेंडा, उसको लेकर कोई प्रोग्राम जी लोगों के सामने आना चाहिए और उसको लेकर अगर आप कहीं पर भी किसी भी धारा के खिलाफ लड़ते हैं तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और एक जो प्रयास दोबारा करने का, जो लोगों का पहले ही एक विश्वास राजनेताओं पे छलकता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा उसको अंधकार में की ओर धकेलने का प्रयास है। और इसलिए आनंद जी, बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस या गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की जो सर्वे या तमाम तरह के जो ये वो क्षत्रिय छत्रप हैं जिनके अपने अपने कुछ प्रभावी, अपने अपने क्षेत्र में ये लोग प्रभावी हैं। कुल मिलाकर अगर ये साथ आते हैं जी जी, तो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? अभी जिन प्रश्न को आपने यहाँ पर मेरे से पूछा है, अगर एक लाइन में अगर मैं कहूंगा तो ये सारे जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, थर्ड फ्रंट है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, मैं तो सबको एक ही लाइन में एक कहूंगा कि सब घबराए हुए हैं और राष्ट्रहित में जो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन का स्वरूप पकड़ा है पूरे देश में, मुझे लगता है क्यों पकड़ा, ये लहर क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा है, नरेंद्र मोदी जी के पास एक एजेंडा है। राष्ट्रीय हित में एजेंडा क्या है? सबसे पहला एजेंडा ये है, मैं उस पे राष्ट्रीय हित में क्या एजेंडा है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये थर्ड फ्रंट है। थर्ड फ्रंट के पास एकमात्र एजेंडा है, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। कितनी बड़ी मुसीबत है बीजेपी, उनका एक ही एजेंडा है, वो अपने आप को मजबूत बनाए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उनके पास कोई एजेंडा, चाहे आप ये बीएसपी को ले लीजिए। बीएसपी अगर मजबूत होती है तो सीबीआई से बचने के लिए वो हर एक बार वो अपना जो है सारे सांसदों का खरीद फरोख्त और उसको तौल मोल ये सब करने का उनके पास एक एजेंडा। आप ये कह रहे हैं और सुन लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी अगर मजबूत होते हैं तो पूरे परिवार को मजबूत करने के लिए उनके पास एजेंडा है, देश के लिए एजेंडा नहीं है। और दूसरा, ठीक है, बीजेडी अगर हो जाते हैं मजबूत तो वहां अलग अपना राजनीति चलाते हैं। देश के लिए आज तक एक भी उन्होंने कोई आंदोलन कभी नहीं किया। उड़ीसा के लोग क्या भारत के नहीं है? मैं एक बात और कहता हूं, जैसे जेएमएम है या और छोटे दल हैं, ये लोग जिस प्रकार की राजनीति, एक एक आदमी का मैं बता रहा हूं, आप नीतीश जी को लीजिए, अब एकमात्र लक्ष्य उनका हो गया है मुस्लिम तुष्टीकरण, चलिए, और उसी के कारण आज राष्ट्रहित को वो जूती के नोक में रख दिए और वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को नंबर 1 कर दी। तो इन सभी क्षेत्रीय दलों का एक एजेंडा है, अपने आप को मजबूत करो, देश तोड़ो, देश बांटो, दुनिया के नजरों और गुलामी की ओर ढकेलो। जी, आनंद जी ने जो एक बात कही है कि किसी के पास एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा एक बात से मैं इनके थर्ड फ्रंट के बारे में अगर थर्ड फ्रंट पे जाना है, थर्ड फ्रंट पे ही आ रहा हूँ कि कोई ऐसा एक एजेंडा बताएं, अगर जो इस एजेंडा की बात करते हैं और एक विजन की बात करते हैं, ये तो उस विजन के तहत क्या ये दुरप्पा नहीं आ रहे हैं इनके? जी,
क्या अब बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेंगे अलग से। पत्थर फेंकेंगे, आपके पास हजारों पत्थर पड़े हैं, उसको चलिए वो मैच बाद में कर लेंगे। आनंद जी मैच बाद में कर लेगा। हमारा मैं बताता हूँ बीजेपी का, आनंद जी नरेंद्र मोदी मैच को अलग से देख लिया जाएगा। फिलहाल दादा मेरा सवाल है, जो भूपेंद्र जी ने जो बात कही और जो मैं आपसे बहुत कम समय हमें ब्रेक पे जाना है, कि क्या आपने, चूंकि 3 अनुभव आप पहले कर चुके हैं, ये चौथा अनुभव उन्हीं लोगों के साथ कुछ अलग होने वाला है क्या? मैंने आपको पहले नहीं दादा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। आप इसे एक आपसे जो पूछना है, आप बात करने लगे इसलिए आपसे पूछना है। आपने अपने पहला जो बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत साफगोशी से बात जो कही कि वाम दलों की नीतियों पर चलना बहुत मुश्किल है। जब ये जानता है वाम दल नेतृत्व, तो क्या कारण है कि उन लोगों को साथ जोड़कर एक सत्ता बनाना चाहता है जो साथ चल ही नहीं सकती? वही बात कहने जा रहा हूं जी, आप सुन लीजिए। कम समय बड़ी कम समय में बताऊंगा, क्यों ना, ऐसा नहीं किसी को हमने जी तारीफ करना है। अभी 2 बातें आनंद जी कहा जिसको पहले तो कह रहे थे, तो मोदी एकमात्र व्यक्ति है जो बीजेपी की एजेंडा नहीं है, मोदी जी जो कह रहे हैं, और मुसलमान तुष्ट की बात, ये जो सारी बातें आई है, ये दोनों बात में मतलब गड़बड़ हो जा रहा है। वो तो बाद में आएगा भी राजनाथ सिंह की भाषण, तब पता चलेगा जी। दूसरी हमारे जो कहने की बात है कि जितने सारे राजनीतिक दल है इंक्लूडिंग द लेफ्ट, किसी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरा देश को नेतृत्व दे या सही रूप से सही ढंग जगह पर ले जाए, जो उनकी नीति की बात है जी। इसी कारण के लिए, सत्ता पाने के लिए या सत्ता के साथ जोड़ने के लिए हम अपनी नीति को विसर्जन दे देते हैं, और ऐसा कुछ दलों के साथ या नेताओं के साथ बैठ के बात गठबंधन बनाते हैं जिसमें हम जनता के सामने कुछ भी लाए या कुछ भी जनता के सामने बोले, तो वोट पाने के लिए जो दूसरी पार्टी ने करता है, हम भी उसी रास्ते में जा रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम देश को सुधारेंगे, हम 10 को सुविधाएं देंगे, हम अपना नीति को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कारण के लिए कुछ सिद्धांत होता है, और कुछ सिद्धांत के आधार पर एक मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन देश को कुछ मिलता नहीं है, 10 को मिलता नहीं है। यहाँ सिद्धांतों की बलि इससे पहले हमने कई बार जो हमारे तजुर्बा है, हमने देखा कि हम दे नहीं पाया। हम जब तक नहीं पाएंगे, जो हमारे नीति के आधार पर व्यवस्था को अगर बदल नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक बदलने की जगह पर हमें जाना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।